वेलकम टू अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप ठीक होंगे। एक नई शुरुआत, एक नया दिन, होपफुली आपके टारगेट भी कंप्लीट हुए होंगे। अब बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी और एक दो बच्चे आज आए हैं और उनका ये इशू है कि सर सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता है कि किस चीज़ को छोड़ें, किस चीज़ को नहीं छोड़ें। और इसके ऊपर भी बहुत बार मुझे लाइव भी बच्चों ने पूछा, तो मैंने सोचा आज अच्छा टाइम है आप लोगों से बता दूँ, कुछ चीज़ों की हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, मैं वही चीज़ बता सकता हूँ जो बेटर आपको समझ में आ जाए और मेरे से मिल जाए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। देखिए, यूपीएससी के एग्जाम में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एनसीईआरटी की बेसिक्स को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाए। इस मेथड को अगर मैं अपनी इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सम जगह पे हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूँगा। मैं लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, जिसको LWMP कहा जाता है। यानी कि अगर आप एक बुक देखेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा पेज होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लाइन बाय लाइन चलेंगे, एक नोट्स बनाएंगे, तो भाई एक एनसीईआरटी की अलग बुक बन जाएगी, फिर स्टैंडर्ड बुक अलग बनेगी, फिर टीचर का कितना पढ़ना है, खुद का कितना पढ़ना है, तो भाई बहुत हो जाएगा। आज कहूँगा एनसीईआरटी को और सिर्फ ये बता के जाऊँगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से और बुक कैसे चूज करनी है आपको, ताकि कोई भी एग्जाम आप किस तरीके ईजिली क्वालिफाई करते हैं और एनसीईआरटी को याद सिस्टमैटिक वे से कैसे करना है। द ग्रेट हॉल यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। होप आप लोगों ने इससे पहले भी वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने इससे पहले भी वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी आप देख सकते हैं। और ये क्लासेस जो हैं वो बेसिकली ऑफलाइन मोड में चलती हैं। आज कुछ बच्चे आए हैं जिनको एनसीईआरटी वगैरह में दिक्कत थी, मैंने कहा चले हम लोग एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी एक ऐसा पार्ट है जो सब बच्चा चाहता है कि शुरुआत जो होती है हमारी किसी भी एग्जाम की, उसके लिए हम इस एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कौन सी एनसीईआरटी सही है, कौन सी नहीं है, ये भी मार्केट में कौन सी अवेलेबल है ये भी देखेंगे। बट बिफोर दैट आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं विद प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। विद आइकॉनिक यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट हियर यू कैन यूज माय कोड SUHAIL10 टू गेट a 10% ऑफ डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं कि सुहेल सर आपको गाइड करे तो ये बेस्ट टाइम है और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपको गाइड करता हूँ फॉर 1 year, 2 year and 3 year. Those candidates who want to take a subscription for options, they can go for it for 1 year. You have to pay only 24,750 and Unacademy has started at 19 optional subjects, जो बहुत है। 19 optional subjects में आप कोई भी optional subject choose कर सकते हैं। And do join this UPSC Mentor Telegram channel to get an update regarding classes. आज importance पढ़ते हैं। देखिए, importance में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंस तो खुद ही पता है कि कोई भी एग्जाम जब शुरू किया जाता है तो हमारे बेसिक्स जो हैं वो एनसीईआरटी से शुरू होते हैं। अब एनसीईआरटी को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंडिया की मैं क्योंकि पहले हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर अगर बच्चा मुझसे ये पूछता है कि सर आप कैसे याद रख लेते हो, आप पेज नंबर या उसके पीछे एक सबसे ईजिएस्ट वे, देखिए आपको तो पेज नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि करंट अफेयर्स तभी तक आपको कैसे पता चलेगा। लाइक मुझे करंट अफेयर्स में कोई न्यूज़ आ गई सर, लेकिन मैंने पढ़ी भी और मैं भूल गया। वो रीज़न ये है कि आप उसको लिंक नहीं कर पाए। लिंक क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लिंक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने अपनी बुक को कभी चेक भी नहीं किया। अब हिस्ट्री की बुक या पॉलिटी या इकोनॉमी, दोनों इसको दो ही तरीके से तो पढ़ सकते हैं। या तो आप लोग इसको एनसीईआरटी के थ्रू भी, और फिर आप इसको बुक को यूज करते हैं स्टैंडर्ड लेवल की बुक। अब स्टैंडर्ड बुक हम डिपेंड करता है कि कौन सी यूज कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर करंट अफेयर्स में आ गया तो फिर लिंक कहां से होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि ये न्यूज GS1 में भी जा सकती है, यानी कि हिस्ट्री की न्यूज GS1 का भी पार्ट बन जाता है। कभी कभी ये GS4 में भी चली जाएगी, इथिक्स और इंटीग्रिटी में, क्योंकि रिलीजन की बात हो जाती है वगैरह। उनके लिए, बच्चों के लिए मैं आप सबको कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, सबसे पहले सेट हो जाएं आप। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी में क्या करने की जो जरूरत है, ये जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का कंसेप्ट निकाला गया है ये बिल्कुल छोड़ दें आप, ना ओल्ड और ना न्यू। आप सबसे पहले यूपीएससी का कुछ नहीं करना है भाई, यूपीएससी का मैप देख लें, यानी कि यूपीएससी का सिलेबस देख लिया। उसमें जो टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको अगर एनसीईआरटी बुक में मिल रहे हैं तो भाई कमाल हो गया। फिर ओल्ड हो या न्यू हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा टारगेट ये है। वो कहते हैं कि 50% वो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है एग्जाम जिसको यूपीएससी का सिलेबस जुबानी याद हो, पता हो, क्योंकि उसके लिए करंट अफेयर्स लिंक करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमसे पूछा गया। अगर अब मैं हिस्ट्री को भी डिफाइन कर लेता हूं, तो हिस्ट्री हमारी पहले है एंशिएंट, दूसरी हम पढ़ते हैं मिडाइवल,
तीसरी हमारी है मॉडर्न, चौथी जो है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके साथ एक और ऐड होता है जिसको हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। यानी आप देखिए, अब इतने पार्ट को हमने कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 एंड 5, अब 5 चीजें हैं, तो ऐसा तो है नहीं। अब जो एनसीईआरटी बुक लिखी गई है, वो एनसीईआरटी बुक्स किसके लिए लिखी गई है बेटा? एनसीईआरटी बुक लिखी गई है छोटे बच्चों के लिए। अब क्लास 8 का बच्चा है, उसके लिए बुक लिखी है, पढ़ यूपीएससी वाला रहा है, तो भाई कुछ तो डिफरेंस रखनी चाहिए ना। हाँ, अब ये इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे, ये बच्चा है, ये साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हिस्ट्री नहीं है, अब इसको तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली जंप करें स्टैंडर्ड बुक पे, आपको पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लास हम लिख लेते हैं क्लास, और यहाँ पे हम लिखते हैं सर टॉपिक कितने पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको पूरे याद होने चाहिए और ये आपको फायदा देंगे, और यकीनन इस तरीके से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बुक हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ये जो 6 की एनसीईआरटी है, ये कहाँ लेके जाएगी आपको? ये आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताएगी। एंशिएंट हिस्ट्री को जब आप यहां से पढ़ेंगे, इसके सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने, इसमें कोई टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। अच्छा, यहां कहानी जो शुरू होगी ना, आपकी कहानी शुरू होगी स्टोन एज से। अब यहां से आप स्टोन एज पढ़ेंगे, स्टोन एज के बाद ये सेकंड चैप्टर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा देगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको आर्यन के बारे में पढ़ाएगा, ये क्रॉनिकल ऑर्डर निकलेगा इसका। आर्यन के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा कि यहां पे जनपदास और महाजनपदास कैसे बने, महाजनपदास पॉलिटिकल। उसके बाद आप सीधा पढ़ेंगे मौर्यन अंपायर कि मौर्यन अंपायर का किस तरीके से रूल रहा। फिर उसके बाद इसी टॉपिक में आपको गुप्ता अंपायर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इस क्लास 6 की एनसीईआरटी को यूज करने के समय दिमाग में रखिएगा कि ये बिग बुक, इस बुक के अंदर बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं, उतना ज्यादा नहीं दिया गया है। इसमें आर्ट एंड कल्चर भी मिसिंग है। अब ये भी पता होना चाहिए ना क्या नहीं है इसमें आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल नहीं दिया है उन्होंने। अब बच्चे ने क्या किया कि क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी और बोला सर मैंने तो कंप्लीट कर दी और मेरा एंशिएंट हिस्ट्री तैयार हो गया। बेटा ऐसा नहीं है, इसमें बहुत लिमिटेड जानकारी है। हाँ, बेसिक्स आप ले सकते हो कि स्टोन एज कैसे थे, वो पत्थर किस तरीके से बनाते थे, पैलोलिथिकल, मीजोलिथिकल, नियोलिथिकल, चार्कोलिथिकल। अब इसमें देखिएगा कि सबसे ज्यादा यूपीएससी जो सवाल पूछता है ना स्टोन एज में से, वो साइट्स के बारे में पूछता है, कौन सा पत्थर कहां पे मिला, वहां पे आप फंसते हैं। फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए अगर मैं थोड़ा सा रिकमेंड कर दूं तो आप प्लीज यहाँ पे ना तमिलनाडु की एक बुक आती है क्लास 11 की, तमिलनाडु की बुक, उसका भी यूज करिए। क्लास 11 की है, बहुत अच्छी बुक है, सेम स्ट्रक्चर सेम है, उसमें भी स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन, जनपदा, महाजनपदा, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा यूपीएससी बुद्धिज्म और जैनिज्म डायरेक्टली नहीं पूछता, क्योंकि बहुत पूछ चुका है। अब ये पूछता है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के सेक्ट बताइए कौन कौन से, किस कंट्री में कौन सा बुद्धिज्म है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो मैं ये रिकमेंड करता हूं अपने बच्चों को कि क्लास 6 की एनसीईआरटी कुछ नहीं है, कम है, तमिलनाडु पढ़ लो, अच्छी खासी जानकारी है। अब पढ़ने का तरीका, पढ़ने का ये तरीका है कि बेटा जो हमारी बुक्स लिखी गई है वो अपडेटेड है नहीं, बहुत पुरानी लिखी गई है। तो इसको पढ़ने का तरीका, जैसे मैं अगर पढ़ूं तो जैसे मुझे स्टोन एज पढ़ना है, तो स्टोन एज में आप लोगों ने पढ़ा कि एक पीरियड आया था, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पहले जो है पैलोलिथिकल, फिर मीजोलिथिकल, फिर नियोलिथिकल, फिर चार्कोलिथिकल पीरियड। आपने उसके बेसिक्स पढ़े कि पहले जो हुआ करता था सेटल्ड लाइफ नहीं होती थी, लोग जो है ज्यादातर जंगलों में भटकते रहते थे। फिर अचानक से एक नया पीरियड आया, उस पीरियड को हम मीजोलिथिकल पीरियड कहते हैं। आकार बदलने लगा, यानी कि स्टोन के जो हथियार थे वो अब थोड़े से चेंज होने लगे। फिर एक नियोलिथिकल पीरियड आया, सर जो पत्थर थे वो पतले होने लगे, और भी चीजों का इस्तेमाल होने लगा। ये कहानी है, ये है स्टोरी। अब यूपीएससी ऐसी चीजें पूछेगा नहीं है, तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। अब क्या पूछेगा जरा सुन लीजिए। अब ये पूछेगा कि देखिए आप ये बताइए कि स्टोन एज के टाइम पे जो सेटल्ड लाइफ थी, सेटल्ड लाइफ जो हुई, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द पैलोलिथिकल पीरियड एंड द नियोलिथिकल पीरियड। फिर ये सवाल ये पूछते हैं कि कौन सा जानवर वो पाला करते थे और कौन सा जानवर वो नहीं पाला करते थे। भारत के फिजिकल फीचर में बताइए कि किस पर्टिकुलर एरिया से वो बिलोंग करते थे। समझ रहे मेरी बात? तो वो उस समय आपको साइट्स याद नहीं, क्योंकि बहुत सारी साइट्स अगर आप देखेंगे वो पाकिस्तान के साइड से भी मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, खतरा जिसको कहते हैं रेड जोन एरिया में आ जाना, ये तब हो जाता है जब कोई अचानक से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली खोज करती है और कहती है कि ये पत्थर हमें इतना पुराना मिला। ओ भाई वो इतना पुराना होता है, आपने लिंक छोड़ दी
और कल यूपीएससी ने सीधा स्टूडेंट से ये सवाल पूछा कि हाल फिलहाल में ही कर्नाटका के एक एरिया में हम लोगों को ये पत्थर मिला, ये पत्थर बिलोंग करता है मेसोलिथिक एज, तो बताइए ये पत्थर किस चीज के लिए यूज किया गया। तो अगर भाई आपने 6 पढ़ी, तमिलनाडु पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, लेकिन करंट नहीं पढ़ा, खत्म। तो मतलब ये पता चला कि एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक्स है, डायरेक्टली नहीं आएगा, ये पहली चीज। लेट्स टॉक अबाउट द क्लास 7th एनसीईआरटी। तो क्लास 7th की एनसीईआरटी आपको ले जाएगी, एक बहुत अच्छा सफर दिखाएगी मिडाइवल हिस्ट्री का। अब क्लास 7th की एनसीईआरटी शुरू में पहला चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो ये कहता है कि देखिए मध्यकालीन, लेकिन इस मध्यकालीन के अंदर जो मुझे टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कुछ टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक टॉपिक जो आप मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाता है, वो बताता है आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में। यहां पे आप इसको नहीं छोड़िएगा, दिल्ली सल्तनत के बारे में क्लास 7 की एनसीईआरटी में कम लिखा है, ना लिखने के बराबर है, लेकिन पढ़ने के लिए ठीक है कि किस तरीके से स्लेव डायनेस्टी आई, किस तरीके से खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, पहला चैप्टर। इसी चैप्टर, इसी क्लास 7 की एनसीईआरटी में फिर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे हम लोगों को विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया गया, बहामी किंगडम के बारे में बताया गया, थोड़ा थोड़ा लिखा है, ज्यादा नहीं। फिर यहां पे आपको मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्या सुहेल तुर्की सर कमाल हो जाएगा ये पढ़ के? नहीं होगा, बेसिक्स में बेटा बहुत कम लिखा है। फिर आप चले जाइएगा तमिलनाडु की क्लास 11 की बुक में। यहां फायदा ये है कि ये बुक में एंशिएंट हिस्ट्री भी है और लास्ट के जो 6-7 चैप्टर हैं वो मिडाइवल हिस्ट्री में है। यकीन मानिए कि तमिलनाडु से यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, वो मैं आपको कहता हूं कि 2016, 17, 18 पेपर भी चेक करेंगे तो भी पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी। क्लास 8 की एनसीईआरटी में इसको मैं कहता हूं हार्ट एंड सोल। ये बुक जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का कोई अधिकार भी नहीं। इस बुक के अंदर इतनी नॉलेज है, मैं ये आपको चैप्टर वाइज और पेज नंबर बता सकता हूं। क्लास 8 की एनसीईआरटी शुरू होती है हाउ, व्हेन एंड वेयर एंड व्हाई। यहां से पहला चैप्टर जो शुरू होगा हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, बेटा इससे एक काम कीजिएगा, हाउ, व्हेन एंड वेयर एंड व्हाई। यहां पे आपको 2 आदमियों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। एक आप पढ़ेंगे यहां पे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और एक पढ़ना है आपको जेम्स रेनल के बारे में। अब यहां पे कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर एक और बंदे की यहां पे बात की गई है। जी हाँ बिल्कुल, यहां पे हैं जेम्स मिल, और जेम्स मिल जो है उन्होंने 1817 के अंदर इंडिया के ऊपर एक क्रिटिसिज्म किया था कि इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, इनको कुछ नहीं पता है, संस्कृत पढ़ते हैं, पर्शियन पढ़ते हैं, अरबिक, तो वो पढ़ना जरूरी है। अब ये अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली लेकिन उस टॉपिक में से इनके बारे में नहीं पढ़ा तो भी फायदा नहीं है। उसके बाद इसका एक सेकंड चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। सेकंड चैप्टर क्लास 8 की एनसीईआरटी का है ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि ट्रेड से लेकर टेरिटरी तक किस तरीके से हम लोग बढ़े हैं। और इधर आपको जो पढ़ने को मिलेगा, याद रखिएगा, यहां सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा औरंगजेब के बारे में। अब ये सीधा बताएगा कि औरंगजेब की डेथ हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से मुगल्स को अपने कंट्रोल में, लेटर मुगल्स को कंट्रोल में कर लिया। फिर यहीं पे आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही कम लिखा है, ऐसा गलती मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बेसिक्स के लिए ठीक है कि बैटल ऑफ प्लासी क्या थी। और यहीं पे आपको मिलेगा बैटल ऑफ बॉक्सर। अब यहां पे भी बैटल ऑफ बॉक्सर के बारे में कंप्लीट नहीं है तो फिर क्लास 11 की तमिलनाडु की बुक यूज, लेकिन पढ़ना यहां से जरूरी है बाबा। 4 लाइन के अंदर खत्म कर दिया है प्लासी को। सिराजुद्दौला ये थे, मीर जाफर ने ये किया, खत्म हो गया। फिर मीर कासिम के बारे में बताया तो फिर खत्म हो गया। फिर चैप्टर नंबर आएगा 3। अब जो चैप्टर नंबर 3 है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है रूलिंग द कंट्री साइड। अब ये रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब ये है कि किस तरीके से उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया के ऊपर रूल किया है। यहां पे एक पिक्चर भी दिखाई गई है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दीवानी राइट्स के बारे में पढ़ना मिलेगा कि दीवानी राइट्स क्या होते थे, किस तरीके से उसने मुगलों को खत्म किया और यहाँ पे अपनी सल्तनत को बनाया। रूलिंग द कंट्री साइड, पूरे रूल किस तरीके से किया। चैप्टर नंबर 4 that was recently in current affairs as well। चैप्टर नंबर 4 आपने बहुत ज्यादा पढ़ना है और 2021 2 बार सवाल आ चुका है भाई, बहुत यूपीएससी पूछता है। ये है ट्राइबल एंड डिक्यूज। ये टॉपिक नंबर 4 है भाई। ये आपको किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से पढ़ें। ये आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताएगा। अभी आपको रिसेंटली याद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 वीक के लिए जो है
हमने ये एक सेलिब्रेशन के तौर पे भी लिया कि जितने भी हमारी जातियां रही हैं, जातियां दिवस के तौर पे हम लोग की उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, किस तरीके से उन्होंने रूल किया, यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर है 5th चैप्टर, दैट इज अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ज्यादा नहीं लिखा है लेकिन ठीक है, इसमें सिर्फ आप 5 चैप्टर करिए, बाकी सारे छोड़ दीजिए, बाकी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, दिल से पढ़िएगा। और यहां पे पढ़ने के समय ना माइंड मैप बनाएं। माइंड में जैसे आप दिख रहे हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल बिरसा मुंडा पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसको हेडलाइन कर दिया ऊपर, फिर मैंने बिरसा मुंडा के बारे में बताया, ये कौन था, सर ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो इसको मैंने गोल कर दिया। ये कहते हैं लेस वर्ड कम है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। फिर इसी को मैंने लिंक करके देखा कि अच्छा इसने क्या क्या किया था, सर ये किन लोगों के लिए काम करता था, जो वहां के ट्राइबल होते थे, वो क्या है, फॉरेस्ट एक्ट जो पास हुआ था उसके खिलाफ ये बात कर रहा था कि हमें ये वापस चाहिए। इनका ज्यादातर काम सर हंटिंग और गैदरिंग करना हुआ करता था। तो इस तरीके से पॉइंट बनाइए ना, ये आपको माइंड मैप की तरह याद भी रहेगा, ठीक है बेटा। फिर आती है क्लास 9th की एनसीईआरटी। अब ये 9th की एनसीईआरटी को यूज करने के लिए सिंपल सी बात है कि भाई ये आपको ले जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर, यानी कि विश्व का इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिंक करने में मजा आ जाता है। और यहां पे हम पढ़ते हैं सिर्फ अपने 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताएगा। 2019 यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने के समय आप लोगों को ध्यान में एक चीज रखनी है, यहां पे जिसके बारे में आपको पढ़ना है उसका नाम है नेपोलियन, उसको आप भूलिएगा नहीं। और नेपोलियन के बारे में क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूपीएससी में कोड ऑफ कंडक्ट की बात होगी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट द सोशलिज्म इन रशिया। यहाँ पे सोशलिज्म इन रशिया है, रशिया के अंदर किस तरीके से सोशलिज्म आया, इस टॉपिक में आपको जो पढ़ने की जरूरत है। 3 क्लासेस वहां पे बनी थी। एक क्लास का नाम था लिबरल क्लास, दूसरी क्लास का नाम था रेडिकल क्लास, तीसरी क्लास का नाम था लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव क्लास। ये कंजर्वेटिव क्लास, ये 3 क्लासेस इमर्ज हुई। अब याद होगा कि इंडिया के अंदर में भी सोशलिज्म आया। इसी टॉपिक के अंदर आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि वहां के कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लेनिन के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गया है। चैप्टर नंबर 3 सीधा आपको कुछ और नहीं बताएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपकी लीडरशिप के बारे में है, द राइज ऑफ नाजिज्म। द राइज ऑफ नाजिज्म किस तरीके से, यानी हिटलर ने यहां पे रूल किया है और हिटलर के बारे में बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये तीनों चैप्टर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलेंगे। और फिर चैप्टर नंबर आपका बनेगा 4। अब यहां चैप्टर नंबर 4 जो आप देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जो चैप्टर नंबर 4 आपका क्लास 10, अब ये तो चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ना है, फिर आप क्लास 10 में आ जाएगा। आज सिर्फ मैं क्लास 10 तक बोलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पूरा करेंगे। क्लास 10 की एनसीईआरटी भी हार्ट एंड सोल है भाई। पहला चैप्टर जो है वो आपको नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है। अब नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या पढ़ना है वो भी लिख लो। नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे याद रखनी है, यहां पे आपको बात करनी है यूनिफिकेशन की। यहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब यहां से यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल बनाया है क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, याद होगा आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। और जब हम इटली और जर्मनी को पढ़ेंगे तो जर्मनी के अंदर आपको इसी क्लास 10 के अंदर ओटो वन बिस्मार्क के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उनकी एक पॉलिसी थी जिसको हम ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहते हैं। अब उन्होंने इस पॉलिसी को किस तरीके से यूज किया, उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है इंडियन बिस्मार्क। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इटली के अंदर जो पढ़ने को मिलेगा, इटली के अंदर ग्यूस्पी मैज़नी के बारे में पढ़ लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी सवाल कर चुका है। ग्यूस्पी मैज़नी की इंपॉर्टेंस इससे पता चली थी क्योंकि लाला लाजपत राय ने इनके बारे में बहुत पढ़ा है। रिसेंटली 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से आया है। और उसके बाद ग्यूस्पी मैज़नी के बाद गार बेंडली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गार बेंडली जो है, इनकी एक आर्मी थी जिस आर्मी को हम रेड शर्ट आर्मी कहते हैं। आप याद करिएगा, रेड शर्ट आर्मी भारत के अंदर किसने बनाई थी? पेशावर के अंदर एक बंदा था, उसने रेड आर्मी इंडिया के अंदर बनाई थी। अब्दुल गफ्फार खान उनका नाम था, बहुत बड़ा नाम है। बाद में इंडिया की जब ब्रिटिश के अंदर लड़ाई चल रही थी 1930 के अंदर, उस बंदे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, रेड आर्मी बना दी। अब आप बोलेंगे सर रेड क्यों बोला जाता था? तो उस समय सिंबल था, आजादी को लाल कलर से दिखाया जाता था। होपफुली जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, जिंदगी याद आ जाएगी। और इसी में एक चैप्टर आएगा
द एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1813 टू 1848, प्लीज उसको भी रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो आपका है, दैट इज अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। बाय सेम कॉपी एंड पेस्ट है कि यूरोप के अंदर किस तरीके से राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म इन इंडिया किस तरीके से आया। तो यहां पे आपको, वैसे इन्होंने लिखा नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूं। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, पहला पेज, वहां पे रोल एक्ट के बारे में बताया है, लेकिन ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी क्योंकि रोल एक्ट के पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है। तो जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे दूसरी, रोल एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वो एक्ट था जिसके अंदर अंग्रेज एक था, उसका नाम सर सिडनी था। उसने कहा था कि भारत को न्यूज़पेपर असेंबली करने की कोई भी इजाजत नहीं होगी, और यही था ना जलियांवाला बाग इंसिडेंट का कारण भी यही बना था। इसके बाद सीधा ये आपको ले जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आपको यहां से पढ़ना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं है। फिर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये अधूरा टॉपिक है, इसको पूरा करने के लिए आपको फिर क्लास 12th में भी जाना पड़ेगा। अब आ जाए चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है द एज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब आप ये सीधा आप ले लीजिए कि ये आप इकोनॉमिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है जिसको हम ट्विन सिस्टर कहते हैं। एक पढ़ना है वर्ल्ड बैंक के बारे में, और पढ़ना है आपको IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज इनका बहुत ज्यादा रोल भी है। ग्लोबल वर्ल्ड में हम कैसे आए, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सिल्क रूट। अब याद रखिएगा सिल्क रूट रिसेंटली न्यूज में है, फिर से चाइना चाहता है कि सिल्क रूट का इस्तेमाल करे, दूसरी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करे। ये वही सिल्क रूट है जिसने सबसे पहले भारत के अंदर जो अपना पेपर है जो आप यूज करते हैं वो यहीं से आया था। यही वो सिल्क रूट है जिसको अरब के लोगों ने भी यूज किया। यही वो सिल्क रूट है जहां से सबसे पहले आलू वगैरह, पोटैटोस वगैरह, ये सारे वहां से आए। यही वो सिल्क रूट है जहां से रिलीजन भी चेंज हुए हैं। यही वो रूट है जिससे मुस्लिम इंडिया में आए थे। यही वो रोड है सिल्क रोड, जहां से आपको बुद्धिज्म भी देखने को मिलता है। अब ये सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस मेहरबानी करके इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसका बेसिक्स आपको यहां पे मिलेगा। फिर चैप्टर नंबर 4 में आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर 4 आपको मिलेगा द चैप्टर नेम इज, चैप्टर का नाम जो है वो आपको मिलेगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 4 है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, एक और चीज आपको साथ में बोल देता हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी बुक के अंदर इस चैप्टर का नाम 5 है। अगर आप CBSE बुक के तौर पे यूज कर रहे हो तो ये चैप्टर 5 होगा। अगर आप NCERT की प्योरली बुक यूज कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 4 होगा, क्योंकि CBSE की बुक में चैप्टर नंबर 2 इंडो चाइना दिया है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। ये NCERT की बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर भी बुक के सब। इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे सीधा आपको क्या पढ़ना है भाई, लंदन। इसके ऊपर UPSC सवाल कर चुका है कि इंग्लैंड में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। प्लीज एक पॉइंट है यहाँ पे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ये बताइएगा कि इंडिया की जो इंग्लैंड की मैनचेस्टर कंपनी है उसने किस तरीके से इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया। और फिर इंडिया के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट पड़ा। बेटा ये टॉपिक जो है ये इतने ही इस बुक से पढ़ने। इसके बाद एक टॉपिक है वो भी आपको नहीं छोड़ना है, वो टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 6। प्रिंट, अगर CBSE बुक यूज कर रहे हैं तो चैप्टर 6, अगर NCERT चैप्टर नंबर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यहां पे कुछ नहीं पढ़ना है, यहां पे आपको सीधा पढ़ना है प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ग्यूटेनबर्ग ने बनाई थी, तो उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ग्यूटेनबर्ग जो मैंने बताया ना, बस इससे ज्यादा ना पढ़िए, उसमें दिया भी नहीं। ग्यूटेनबर्ग के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस को बनाया। और फिर आपको ये पढ़ना है कि इस प्रिंटिंग प्रेस को बनाने के बाद उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होने लगा कि बाइबल को हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग कहते थे कि अगर प्रेस आएगी तो कुछ गलत छप जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको याद होगा प्रिंटिंग प्रेस के बाद यहाँ पे इंडिया में भी एक प्रॉब्लम हो गई। इंडिया के लोगों ने भी प्रिंटिंग प्रेस को पहले पसंद नहीं किया, लेटर ऑन फिर पुर्तगाल लोग आए, फिर उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प की वगैरह, तो फिर उस तरीके से। सो ये है NCERT। देखिए अब आप कहेंगे सर ये इस फॉर्म, इस पूरी तरीके आपको कैसे याद रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ जो UPSC से रिलेटेड है। बाकी भी बहुत टॉपिक हैं। एक टॉपिक है मुझे याद आता है क्लास 9 की NCERT चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पे क्रिकेट के बारे में दिया हुआ है, वो हमें नहीं पढ़ना है। कपड़े कैसे पहनते थे वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरीली पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इसी वीडियो के साथ मिलूंगा जहाँ पे हम लोग फिर से 11th और 12th की बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगा और शायद उम्मीद करता हूँ इन बच्चे की जो है प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। आपको भी अगर कोई डाउट अपनी जगह लगते हैं तो आप भी आ सकते हैं और हमारी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन मोड में चलती हैं, जो वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी, और कोई सजेशन भी होगा तो आप कमेंट के नीचे दे सकते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट UPSC।